हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गियरहेड गाड़ी। इधर अपने कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, पर अब कोशिश रहेगी कि वीडियोस पोस्ट करने की फ्रीक्वेंसी अच्छी रहे, ज़्यादा रहे। तो आज के वीडियो में हमारे साथ है किया कैरेंस, जो कि डीजल मैनुअल का प्रेस्टीज प्लस वर्जन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी एकदम नई है, अभी 2 से 3 दिन पहले ही ये शोरूम से निकली है और अभी इसने करीब 250 किलोमीटर्स के आसपास ये चली है ये गाड़ी। और किया कैरेंस एक एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है, जो कि मारुति एक्सेल 6 की डायरेक्ट राइवल भी है। इसने लॉन्च होने के साथ ही अपनी एक पहचान इंडियन मार्केट में बनाई है और लोगों के बीच ये इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है। सेल चार्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। सेल्टोस से इसके प्राइसिंग में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, कि ये एक बहुत ही कुछ बायर्स के लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि यूजुअली 7 सीटर गाड़ियों के साथ होता है कि इनका पर्टिकुलर अपना एक यूज़ केस है, इनकी अपनी एक पर्टिकुलर एक टाइप का इनका एक यूज़ है। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है जिसमें 5 से 6 एडल्ट्स हैं या 4 एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन आपके लिए बन सकता है। अगर आप इनोवा क्रिस्टा या XUV 700 जैसी गाड़ियों पे 20 लाख से ऊपर का अमाउंट लगाना नहीं चाहते हैं, तो ये प्रेस्टीज प्लस मैनुअल वर्जन एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। इसमें 2 इंजन्स और अवेलेबल है अभी के लिए। तो इसमें आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी में 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, और इसके साथ ही किया इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल भी ऑफर करती है, और साथ ही साथ एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल भी है। अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, किया ने नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल कैरेंस में लॉन्च नहीं किया है। कैरेंस में अभी भी 1.4 ही अवेलेबल है, पुराना वाला टर्बो पेट्रोल। इसका एक फेसलिफ्ट भी जल्दी ही आने वाला है। किया उसके डिटेल्स जल्दी ही बताएगी। उन्होंने रिवील कर दिया है कि इसके फेसलिफ्ट में इस बार इसमें एडास सिस्टम भी अवेलेबल होगा, अलॉन्ग विद पैनोरामिक सनरूफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। और साथ ही शायद उस फेसलिफ्ट में आपको 1.5 लीटर का नया पेट्रोल इंजन भी मिले। तो चलिए रिव्यू को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, इंटीरियर स्पेस क्या है, इसका जो आप पैसा पे करते हैं उस हिसाब से क्या इसका वैल्यू फॉर मनी है, गाड़ी चलने में कैसी है। तो ये इसका आप देख सकते हैं CRDI कॉमन रेल डीजल इंजन है, 1.5 लीटर का। काफ़ी क्लीन और बहुत ही वेल मैनेज्ड इंजन बे है, यहाँ पे देखा जा सकता है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिंक कूलेंट पड़ता है, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में आपको ग्रीन मिलेगा, मगर किया कैरेंस में पिंक कूलेंट रिकमेंड करती है। अगर गाड़ी के इंटीरियर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल ऑन कर देता हूँ। ये आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलेगा, जो कि इस तरफ लेफ्ट में आप स्पीडोमीटर को देख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, और राइट में आपको इंजन RPMs मिलेंगे। As is the case with all Hyundai and Kia cars, फीचर्स लिस्ट यहाँ भी बहुत एक्सटेंसिव है। इसमें आपको ये वेरियस ड्राइवर सेटिंग्स मिलेंगी। ड्राइवर असिस्टेंस से यहाँ पे मतलब एडास फंक्शन से नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ड्राइवर असिस्टेंस में क्या आपको अवेलेबल है। वार्निंग वॉल्यूम और पार्किंग सेफ्टी जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, और अलग अलग ड्राइव इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। रेंज है, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस एवरेज है, टाइम है, कितनी देर गाड़ी चलाई, कितनी रिफ्यूलिंग के बाद कितनी देर आपने चलाई, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 7 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलेगा, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही अवेलेबल है। साउंड क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड्स, विद द सेगमेंट स्टैंडर्ड्स अच्छी है। ऑडियो फाइल्स, जिन्हें ऑडियो सिस्टम बहुत ही टॉप क्लास अपनी गाड़ी में चाहिए होता है,
आई थिंक वो शायद स्पीकर्स को अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, बट नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए स्पीकर सिस्टम इज़ जस्ट सफिशिएंट। आपको म्यूज़िक सिस्टम से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी। इस इंस्ट्रूमेंट पैनल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सी टाइप चार्जर अलग दिया गया है। 12 वोल्ट का 180 वॉट का ये चार्जर आपको अलग है, क्योंकि इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले हैं, इसीलिए इसमें जो यूएसबी है, ये यूएसबी डिवाइस को रीड करने के लिए और डिवाइस चार्ज करने के लिए यूज़ की जा सकती है। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन है, जो कि आपके डीएक्टिवेट करने के बाद भी हर बार रिवर्स गियर लगाने पे दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। ये यहाँ पे आपको डाउनहिल कंट्रोल का बटन दिया गया है, जिसे आप पहाड़ों पे अगर कभी गाड़ी चला रहे हैं और पहाड़ों से अगर आप जब गाड़ी नीचे उतारते हैं, तो ये ब्रेकिंग में ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करता है। ये एक सिस्टम किया ने इसमें दिया है कि जिसमें गाड़ी खुद इंक्लाइन और स्पीड के हिसाब से ब्रेक्स को मॉड्यूलेट करती है और आपको गाड़ी को पहाड़ों से उतारने में हेल्प करती है। उसके बाद मैनुअल पार्किंग ब्रेक है। यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। ये काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ अलग आपके चार्जिंग केबल्स एंड ऑल भी स्टोर कर सकता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, जो एसी वेंट के सामने आप अपने ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स के कैन कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं और वो उसे ठंडा रखेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो मैं कहना चाहूँगा कि किया ने इस गाड़ी में मॉडर्न फीचर्स के साथ साथ एक जो टैक्टाइल फील, एक जो ट्रेडिशनल फील है, उसको भी मेंटेन रखा है। यहाँ पे आपको जो मिरर है, ये मैनुअल डे एंड नाइट मिरर आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑटोमेटिक मिरर आपको यहाँ पे नहीं दिया है किया ने। क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल आपको मिलेगा। स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं ये सारे के सारे, टेलीफोनी कंट्रोल्स हैं। ये आपका वाइपर कंट्रोल्स, हेडलाइट्स आपको ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, आई एम नॉट श्योर इस वेरिएंट में है या नहीं। ये यहाँ से आप आगे और पीछे के वाइपर्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। पीछे इस पे वाइपर प्लस डिफॉगर का ऑप्शन किया दे रही है। प्लस आपको ये फ्रंट सीट्स के बीच में ये हैंड रेस्ट भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके इस फ़ोन को स्टोर या कुछ भी स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और इसे हटाने पे काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे दिखेगा। इस गाड़ी में एक चीज़ जो मेंशन करने वाली है, डीजल के साथ साथ आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन है। इस बटन से आप उस सिस्टम को बंद या एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हेडलाइट लेवलिंग का ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। इंजन पुश बटन स्टार्ट आपको मिलता है विद कीलेस एंट्री एंड गो। अब अगर हम पीछे की इंटीरियर सीट्स के बारे में बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेग रूम, नी रूम एज वेल एज हेड रूम की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। 3 रो एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं, जो इंडिविजुअल एसी वेंट्स है, जिनका फ्लो और डायरेक्शन सभी लोग अपने हिसाब से, गाड़ी में बैठने वाले लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स का कंट्रोलिंग नॉब दिया गया है और 2 सी टाइप यूएसबी चार्जर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है अलॉन्ग विद सम स्टोरेज स्पेस। अब मैं यहाँ पे अगर बैठ के आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा नी रूम मिल रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप सीट के नीचे भी पैर डाल के आराम से बैठ सकते हैं। सीट का इंक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है। ये इंक्लाइन एंगल अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये बीच में एक हेडरेस्ट, ये हैंडरेस्ट आपको यहाँ पे दिया जाता है। और साथ ही साथ प्रेस्टीज प्लस में रियर सीट्स के लिए आपको सन ब्लाइंड्स का भी ऑप्शन है, जिन्हें आप निकाल के यूं ऊपर कर सकते हैं। हालांकि बहुत से स्टेट्स में अब सन ब्लाइंड्स रेकमेंडेड नहीं है, आपको चालान हो सकता है, इसलिए सन ब्लाइंड्स का यूज़ बहुत ही सोच समझ के करें। दूसरी चीज़ जो एक बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे है कि बेंच सीट होने के बाद भी आपको सीट को, आप बेंच को आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाली बेंच उस सीट से काफ़ी आगे आ गई है, और अगर इसको मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो ये एडजस्ट करके मैं इसे पीछे भी कर सकता हूँ। अभी अगर हम थर्ड रो को एक्सेस करने की बात करें,
तो थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इस लीवर को जब आप खींचेंगे तो ये सीट वन टम्बल डाउन फंक्शन आपको यहाँ मिलेगा। ध्यान देने की बात यह है कि बिकॉज ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड फंक्शन है तो इसके लिए बैटरी का चार्ज होना, अगर कभी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये वन टम्बल डाउन फीचर कम्प्लीटली काम नहीं करेगा बिकॉज ये बैटरी ऑपरेटेड है। अब अगर हम पीछे की सीट्स पे जाएं थर्ड रो में तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट्स कंफर्टेबल। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लॉन्ग जर्नीज के लिए एडल्ट्स के लिए पूरी तरह कंफर्टेबल होगा, लेकिन शॉर्ट जर्नीज के लिए, एवरेज बिल्ड के लोगों के लिए या बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप सीट के एंगल को भी रिक्लाइन या इंक्लाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ भी सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स दोनों तरफ दिए गए हैं अलॉन्ग विद कप होल्डर्स। काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं ये कहूँगा कि पीछे भी आपको इंडिविजुअल एसी वेंट्स है और सीट का इंक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है। और अब देखते हैं कि पीछे आपको स्टोरेज तीनों सीट्स तीनों रोज अप होने के बाद आपको किस तरह का स्टोरेज स्पेस पीछे मिलता है। नाउ विद ऑल द 3 रोज अप, यहाँ पे आपको छोटे ट्रैवल बैग्स रखने की काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मारुति XL6 की तरह ही यहाँ भी आपको अंडर ये स्टोरेज आपको अंडर इस चीज़ से आप ऊपर उठा के यहाँ पे स्टोरेज स्पेस के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ इफ़ आई पुट दी सीट्स डाउन, अगर मैं इन्हें पूरी तरह से नीचे कर देता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्ड रो को नीचे कर देने के बाद एक मैसिव बूट स्पेस आपके लिए यहाँ पे फ्री हो जाता है, जिसे आप सामान रखने के लिए बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। रियर डिक्की डोर का ओपनिंग काफ़ी अच्छा है। लोडिंग लिप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसी वजह से सामान को आपको रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पीछे यहाँ पे आप पार्किंग सेंसर्स को देख सकते हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स को। पीछे की टेल लाइट्स आपको LED मिलेंगी। अब अगर हम गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो अगर पीछे के लुक को अगर आप देखें तो ये फेसलिफ्टेड सेल्टोस जो भी आई है, आई थिंक फेसलिफ्टेड सेल्टोस का जो डिज़ाइन है वो कैरेंस से काफ़ी अब नए फेसलिफ्ट में मिलता जुलता है। पीछे के लुक को लेके ओपिनियन पोलराइज्ड हो सकती है, कुछ लोगों को ये अच्छा लग सकता है, कुछ को नहीं। बट बेसिकली ये बहुत ही क्लीन डिज़ाइन, बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा क्रोम बार्स या बहुत ज़्यादा कोई क्लटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिंपल डिज़ाइन को किया ने रखा है विच इज़ अट्रैक्टिव एट द मोस्ट। ऊपर आपको एक ब्रेक लाइट भी मिलती है। साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ यूँ है, क्योंकि 3 रो की है गाड़ी तो लेंथ काफ़ी ठीक ठाक आपको मिलेगी। ये आपको MRF के टायर कंपनी से जनरली मिलते हैं, बट ये मॉडल टू मॉडल और वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड कर सकता है। 16 इंच के पहिए यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद ऑल 4 डिस्क। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें चारों पहियों पे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। गाड़ी साइड से काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी बड़ी है, ऊंची गाड़ी है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है। ये अगर इसका फ्रंट 3 प्रोफाइल फ्रंट क्वार्टर प्रोफाइल अगर हम चेक करें तो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स दिए जाते हैं अलॉन्ग विद DRLs। ये ऊपर आपको ये इसके DRLs है और ये यहाँ पे इसका हेडलैम्प दिया गया है अलॉन्ग विद द इंडिकेटर। नाउ देयर इज अ ऑप्शन ऑफ सेटिंग अप फॉग लैम्प्स ओवर हियर, जिसको आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। एज एन एक्सेसरी भी किया ऑफर करती है, और अगर आप बाहर से लगवाना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इसमें अवेलेबल हैं यहाँ पे। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ये एक डीजल 1.5 लीटर मैनुअल वेरिएंट है। नाउ द पावर फिगर्स फॉर दिस इंजन इज 115 bhp एंड 253 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि ऑन पेपर, यस आई एग्री, ऐसा लग सकता है कि ऑन पेपर बिकॉज कैरेंस क्रेटा और सेल्टोस से लंबी है और भारी भी है, तो ऑन पेपर ऐसा लग सकता है कि शायद ये पावर फिगर्स थोड़े कम हो, इनएडिक्वेट हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि गाड़ी में पिकअप या पावर की कुछ कमी हो सकती है। बट ऐसा रियलिटी में है नहीं। इन रियल वर्ल्ड ऐसी कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं है, बिकॉज इसकी गियरिंग को एडेड वेट को कॉम्पनसेट करने के लिए किया ने इसकी गियरिंग को थोड़ा सा ट्वीक किया है।
इसका जो गियर रेशियो है वो आपको क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गियर थोड़े शॉर्ट है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ गियर ऑब्वियसली लॉन्ग रखे गए, लंबे रखे गए, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील ना हो। पिकअप इज फाइन, पिकअप में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पावर, एज लॉन्ग एज आप सड़क पे रेसिंग के माइंडसेट से नहीं निकल रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑल द थ्री रोज अप, पूरी गाड़ी लोडेड होने के बाद भी, 7 लोगों के बैठने सामान के बाद भी, द कार स्टेज adequately powerful. I'm using the word adequately powerful because obviously 115 bhp का फिगर कोई आपको बहुत ही फिनोमिनल फिगर नहीं है, लेकिन बिकॉज टॉर्क एम्पल है, 253 Nm का टॉर्क आपको मिल रहा है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे किसी तरह की फेस नहीं करनी होगी। सस्पेंशन सेटअप इज जस्ट परफेक्ट। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि राइड क्वालिटी ख़राब हो जाए, और सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है कि आपको इंस्टेबिलिटी या फिर गाड़ी को चलाने में एक्सेस ऑफ बॉडी रोल ऐसी कोई परेशानी फेस करनी पड़े। सस्पेंशन इज जस्ट ट्यून्ड द राइट वे, जहाँ पे आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आपको गाड़ी को एक अच्छा राइड क्वालिटी और साथ ही साथ एक कंट्रोल्ड बॉडी रोल उसके साथ आपको अवेलेबल है। गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आपको किसी तरह का डीजल, एज इज द केस विथ किया एंड Hyundai इंजन्स, कोई डीजल क्लटर आपको फील नहीं होगा। आप वीडियो में भी सुन सकते होंगे कि डीजल गाड़ी होने के बाद भी इंजन नॉइस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, किसी तरह की इंजन नॉइस नहीं है। एक चीज़ जो इसमें काफ़ी अच्छी मुझे लगी वो ये लगी कि लंबी गाड़ी होने के बाद भी इसमें एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगी वो ये है कि लंबी गाड़ी होने के बाद भी इसमें किसी तरह का यू टर्न मारने में या गाड़ी को ट्रैफिक में मैन्यूवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसका जो स्टीयरिंग कट है, कट टू कट जो लेफ्ट टू राइट इसका स्टीयरिंग कटता है वो बाकी गाड़ियों से थोड़ा ज़्यादा है। जहाँ पे बाकी गाड़ियों में आपको 3.5 या 3.3 या 3.5 कट में पूरी स्टीयरिंग कट जाती है, इसमें वो चीज़ आपको 4 से 4.25 कट के आसपास मिलेगा, टू कॉम्पनसेट द एडेड लेंथ। जो इसकी लंबाई है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि ये कम रेडियस में ये घूम जाए और आपको कोई प्रॉब्लम गाड़ी को घुमाने में या शहर में चलाने में या किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, इसलिए ये चीज़ की गई है। दैट बीइंग सेड, आई एम नॉट सेइंग कि गाड़ी को मैन्यूवर करना या चलाना क्यूबरसम है, थकावट भरा है। इनफैक्ट इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है और लंबी होने के बाद भी ये टाइट स्पेसेस में घूम जाती है। नाउ द पावर फिगर, as you can see, pickup is quite nice. जैसा कि मैंने इसको अगर थोड़ा मैं पिकअप लेना चाहूँ तो बहुत ही कम समय में, आई थिंक, आई एम गेसिंग, आई एम नॉट कीपिंग इट ऑन अ स्टॉप वॉच, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई कैन गेस द 0 to 100 टाइम इज समवेयर बिटवीन 12 to 13 seconds, which is quite respectable for a car this size, which is powered by a 1.5 liter diesel engine. तो ये पिकअप टाइम 0 to 100 का जो पिकअप टाइम है, दिस इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल विद सेगमेंट स्टैंडर्ड्स। और जहाँ तक हम बात करें बम्प एब्जॉर्प्शन की, तो राइड क्वालिटी बहुत साइलेंट है। बम्प्स पे आपको किसी भी तरह का थर्ड साउंड, जो एक सस्पेंशन थर्ड की साउंड होती है, वो इसमें नहीं है। किसी भी जर्क पे या किसी भी खड्डे पे आप जब गाड़ी को पास करेंगे या गाड़ी को निकालेंगे तो बहुत ही साइलेंट तरीके से सस्पेंशन अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थर्ड साउंड या आपको ये लगेगा कि बहुत ही नॉइस आ रही है या सस्पेंशन में कोई नुकसान हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। ग्लास एरिया इज़ क्वाइट वाइड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लास काफ़ी बड़े हैं गाड़ी के, और जिसकी वजह से एयर कंडीशनर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है किया ने। विद इन दोपहर की टॉप सबसे ज़्यादा दोपहर गर्म में भी आपको एसी को 22-23 डिग्री सेल्सियस से नीचे करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप आराम से उस पर गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। और पीछे इसमें सनब्लाइंड्स का ऑप्शन है, कंपनी फिटेड सनब्लाइंड्स आपको मिलेंगे। और जहाँ तक हम बात करें तो आपको लाइट्स, कैबिन लाइट्स अभी भी हैलोजन ही है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैन्युफैक्चरर्स को अब कैबिन लाइट्स को एलईडी में कन्वर्ट करना शुरू कर देना चाहिए।
because not only it gives an enhanced feel, एक आपको एक premium enhanced feel LED cabin lights provide करती हैं, but at the same time they are less power consuming. तो मुझे लगता है कि LED कैबिन लाइट्स अब मैन्युफैक्चरर्स को कॉमन कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए. अगर इसके सेगमेंट प्रोपोजिशन की मैं बात करूं तो किया कैरेंस कैन प्रूव टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल जो कि 25 से 26 लाख रुपए नहीं लगाना चाहते इनोवा पे या XUV 700 पे. तो उनके लिए ये एक मिडिल ग्राउंड जो कि आपका जो 5 सीटर्स या 7 सीटर्स के बीच का जो मैं एक मिडिल ग्राउंड मानूं, जो कि मारुति और हुंडई जैसी गाड़ियों ने XL6 और कैरन जैसी गाड़ियों के साथ क्रिएट किया है. सो दिस इज अ वेरी वेल पैकेज्ड कार फॉर दोज पीपल जिनकी फैमिली में 4 से ज्यादा लोग हैं या 4 एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, या जिन्हें जनरली 7 सीटर गाड़ियों की जरूरत है. तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है ये गाड़ी. स्पेसिंग के मामले में अगर मैं कहूँ, या इंटीरियर क्वालिटी के मामले में, द काइंड ऑफ प्लास्टिक्स दैट हैव बीन यूज्ड, द काइंड ऑफ कलर थीम दैट हैज बीन यूज्ड is everything is enhancing the interiors of the car in a very managed way, I would say. स्टेयरिंग फील इज क्वाइट नाइस. आपको जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, सारे फंक्शंस एंड फीचर्स काफ़ी ड्राइवर के पहुंच में है, रीच में है. ergonomics इज वेरी स्पॉट ऑन. आपको किसी भी तरह का गाड़ी चलाते समय रोड से नज़र हटाने की या फिर कहीं अपना ध्यान हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्टेयर जो आपका टच स्क्रीन है उसकी हाइट को काफ़ी अच्छा रखा गया है. ergonomically आपको बस निगाह शायद रोड से हटाने की ज़रूरत भी ना हो, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ही सारी चीजें गाड़ी के अंदर किया ने सेट की हैं इस तरह से कि आपको किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस फील नहीं होगा. सो या दिस वाज ऑल अबाउट द किया कैरेंस. और कमेंट्स में जाएं, मुझे बताएं कि अगर मैं कुछ पॉइंट मिस कर गया हूं या अगर आप और किसी गाड़ी के बारे में जानना चाह रहे हैं. एज यूजुअल वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए. और लेट्स मीट अगेन ऑन दिस चैनल विद अ न्यू कार. एंड बहुत जल्दी मैं किया का इसका कैरेंस का कंपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा. मे बी एक वीडियो तो मैं इसका XL6 के साथ बनाऊंगा और एक वीडियो मैं इसका एक सेगमेंट अबव की जो गाड़ियां हैं जैसे कि आपकी MG एक्टर है, XUV 700 है, उनके साथ बनाऊंगा, जहां पे मैं ये क्लियरली समझा सकूं कि आखिर क्यों कैरेंस और XL6 जैसी गाड़ियां लार्ज साइज 7 सीटर के मुकाबले एक अच्छा प्रोपोजिशन साबित हो रही है मार्केट में. तो चलिए आज के लिए अब आपसे विदा लेता हूँ. सी यू ऑल guys in the next video of my channel. Take care. Bye.